है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर DU एंड BHU MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन देने जाएंगे MSc केमिस्ट्री के एंट्रेंस के लिए, तो आप वहाँ पे देखेंगे, खासकर BHU में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको क्रोमेटोग्राफी से वहाँ पे पूछे जाते हैं। एनालिटिकल उनके लिए जो होता है एक अलग ही टॉपिक होता है, लेकिन एनालिटिकल में जो क्रोमेटोग्राफी है इनसे वो एवरी ईयर 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप समझ जाइए कि एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स वहाँ मिलते हैं, एंड 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप क्रोमेटोग्राफी के ही कर लेते हैं तो आपका अनदर लोगों से कितना ज़्यादा एडवांटेज बढ़ जाएगा, जो कि इस टॉपिक को ये नहीं करके जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सीरीज़ में आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं। इसीलिए इस सीरीज़ को पूरी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा, बिकॉज इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट है आप ही का। तो इस सीरीज़ में एंड तक बने रहिएगा, एंड एक एक करके मैं सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर करते जाऊँगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सके। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर के बाद, यानी और भी जो लेक्चर्स आएंगे उनके बाद में जो है आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हर एक लेक्चर में जो है कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में लास्ट में जो है उनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जाएंगे, जिससे जो है आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग बेसिक आइडिया मिलती जाए। तो हेलो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड बिना देर किए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। अगर हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें जानना चाहिए। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जस्ट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द रेट्स एट विच दे आर कैरिड थ्रू अ फिक्स्ड और स्टेशनरी फेज बाय गैसेस और लिक्विड फेज। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो क्रोमेटोग्राफी है बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें जो है आप किसी भी सब्सटेंस या भी किसी भी केमिकल या फिर किसी भी चीज़ जो है आप उसमें जो है उसे आप सेपरेट करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू आप यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज या फिर जो फिक्स्ड होता है। आगे चल के इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेशनरी फेज यानी जो फिक्स्ड होता है, एंड आपका एक गैसियस फेज और लिक्विड फेज जो कि आपका एक मोबाइल फेज होता है। इनके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे सेपरेशन करते हैं। उस टेक्निक को ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो आगे चल के इसको और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। ये तो डेफिनेशन मात्र थी। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है क्रोमेटोग्राफी, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, क्रोमा मतलब होता है कलर, एंड ग्राफियन मतलब होता है टू राइट। कलर को लिखने की जो टेक्निक होती है उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले 1903 में माइकल टिस्वेट ने इसके बारे में दिया था, ठीक है ना। किन्होंने दिया था आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1903 में इसकी सबसे पहले यहाँ पे खोज की गई थी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक जो हमारे डेफिनेशन थे। अब इसके रिलेटेड कुछ आगे चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से काम करता है, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमें एक तरीके से यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ, ओके, यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है। तो ये जो लेफ्ट में आपकी ये आपकी इनिशियल है, एंड ये आपकी फाइनल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि हम लोग सेपरेट करते हैं एक फिक्स्ड एंड एक मूविंग। मैंने बोला, जस्ट अभी बोला फिक्स्ड एंड मूविंग बोला। तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके एक दिया हुआ एक फिल्टर पेपर दिया हुआ है, ओके, एंड यहाँ पे देखिए एक आपको इस तरीके से कंटेनर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बीकर, ओके। अब इसमें आप क्या किए, यहाँ तक कुछ लेवल तक आपने यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट यहाँ पे आपने फिल कर दिया, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट फिल कर दिया। एंड उसके बाद में आपने क्या किया, एक पेपर जो आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर लिया उसे इसमें डुबो दिया आपने, ठीक है। फिल्टर पेपर को आपने इसमें डुबो दिया है, एंड सिंपली आपने क्या किया है, जो फिल्टर पेपर का जो एंड है वहाँ पे आपने एक यहाँ पे स्पॉट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्पॉट कर दिया है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे स्पॉट कर दिया, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आपने की कि जो स्पॉट है उसको आपने सॉल्वेंट में यहाँ पे डुबोया नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है इस केस में, देखिए जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए अगर आप टाइम देखते हैं, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम यहाँ पे क्रॉस करता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो इंक का जो आपने स्पॉट किया था ये ऊपर मूव करने लगता है, ठीक है। ये जो होता है आपके ऊपर मूव करने लगते हैं, एंड ऊपर मूव करने के दौरान यहाँ पे यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका कलर था
जो भी इस जगह पे जो कलर था वो कुछ कुछ कलर से मिलके बने हुए होंगे। जस्ट लाइक जो आप ब्लू पेन से घर पे लिखते हैं वो भी कुछ कुछ कलर से मिलके बने हुए होंगे, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली ब्लू से ही आपके मिलके बना होगा। ठीक है, तो जैसे आप सिंपली आप खुद भी घर में एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सिंपल प्रैक्टिकल पेपर होगा या फिर जो भी आपके पास जो पेज होंगे, तो आपने उसमें देखा होगा कि जैसे पेज में आपने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है एंड कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी गिरा देते हैं तो आप देखते हैं इंक इधर उधर फैल जाता है, इंक जो है इधर उधर फैल जाता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि स्पॉट्स वहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर आपको नजर आते हैं। तो वहाँ पे देखिए देखेंगे आपकी इंक जो है आपका अलग 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 कलर के आपको वहाँ पे नजर आते होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि हमने इस बीकर में देखिए यहाँ पे पहले सॉल्वेंट लिया एंड उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक यहाँ पे स्पॉट कर रखा है, जो इस स्पॉट को हमें यहाँ पे सेपरेट करना है एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे बीकर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है क्या करेगा, ऊपर इस तरीके से मूव करेगा एंड जब मूव करेगा तो ये इंक के साथ में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इंक के साथ में मिक्स हो जाएगा एंड मिक्स करने के दौरान जो है इस तरीके से आप फाइनल में देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे कलर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो आपका इंक था उसे आपने इस तरीके से सेपरेट कर लिया एंड डिफरेंट 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 कलर जो है आपको यहाँ पे मिल गए। तो इस तरीके की जो टेक्निक होती है इसी को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिक समझ आई होगी। तो ये चीज़ हमारी ये चीज़ हमने क्या किया, हमने पेपर के ऊपर भी किया था। सिंपली जस्ट आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक हमें यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, जिसे आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इसे आप बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए आपको यहाँ तक में जो है एक कुछ यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है जिसे आप फिक्स्ड बोल लें, क्या बोलते हैं उसे हम थोड़ी देर में अभी जस्ट समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ आपने लिक्विड भर दिया है एंड उसके बाद में क्या किया, आपने यहाँ पे जिस चीज़ को सेपरेट करना उसको आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिल कर दिया है एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, उसके ऊपर में आपने एक यहाँ पे मोबाइल फेस दे दिया है। मोबाइल फेस क्या होता है उस चीज़ के बारे में अभी जस्ट हम जानने वाले हैं, बट यहाँ पे आप इस सेटअप को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्टेशनरी फेस दिया है एंड यहाँ पे आपने एक लोडेड सैंपल यानी जिस चीज़ को आपको सेपरेट करना है एंड उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे एक आपने सॉल्वेंट दिया। क्या मैंने बोला, सॉल्वेंट आपने इस चीज़ पे डाल दिया। तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा, ये सॉल्वेंट जो है इस तरीके से नीचे आएगा। ओके, जैसे जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे जो आपने लोड किया था, सैंपल आपने लोड किया था, जैसे ही आपने वहाँ पे इंक को लोड किया था वैसे यहाँ पे ये इंक जो था इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट होने लगेगा एंड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आपको यहाँ पे कलर देने लगेगा। ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको कलर यहाँ पे आपको सेपरेट हो जाएंगे एंड सेपरेट के बाद में आप उसको इल्यूट यानी उसको ड्रॉप वाइज तरीके से निकाल के अलग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत थी। तो ये किस तरीके से काम करता है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने दो चीज़ें यूज़ किया, एक स्टेशनरी फेज यूज़ किए एंड हमने एक मोबाइल फेज हमने यूज़ किया। तो वो होते क्या हैं उस चीज़ के बारे में हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में और वो हमारा है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है, चलिए इस चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए स्टेशनरी फेज होता है आपका रिमेन्स फिक्स्ड होता है। स्टेशनरी फेज रिमेन्स फिक्स्ड होता है। ये जस्ट लाइक आपकी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, ये एक्ट एज ए जो आपका रिटार्डर के रूप में काम करता है। लेकिन स्टेशनरी फेज कैसे वर्क करता है, चलिए उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे जो ये क्रोमेटोग्राफी आपने की थी तो इसमें क्या किया, आपने एक इंक स्पॉट किया था एक पेपर के ऊपर में। तो आपने इस जगह पे ये देखा, ये जो पेपर था, ये पेपर आपका यहाँ पे मूव कर रहा था क्या, बिल्कुल नहीं। पेपर जो है आपका एक जगह फिक्स्ड था, एक जगह पे आपका फिक्स्ड था और ये जो आपका फिक्स्ड होता है इसी को आप बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या मैं बोला, स्टेशनरी फेज, इसी चीज़ को आप बोलते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, अब इस कॉलम की एग्जांपल में हम लेते हैं कि इसमें आप स्टेशनरी फेज किसे कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, इस तरीके से एक कॉलम लिया। ओके, ठीक है, आगे समझेंगे लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से आपने कॉलम लिया, अब इसमें आपने क्या किया, कुछ यहाँ पे आपने एक स्टेशनरी फेज भर दिया। मतलब ये जो मैं यहाँ पे लिक्विड भर रहा हूँ ये क्या होंगे आगे चल के जानेंगे, बट यहाँ पे देखिए ये जो लिक्विड आपने यहाँ पे भरा है ये जो है आपकी मूव नहीं करेगा, ये जो है आपका मूव नहीं करेगा, ये एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, ये आपका एक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसमें जो आपने सैंपल इस जगह पे, अगर मैं इसे दूसरे कलर से दिखाऊं तो यहाँ पे जो आपने इस जगह पे सैंपल जो आपने फिल कर रखा है ये इस पे मूव करेगा। ठीक है, ये इस पे आपका मूव करेगा। तो ये जो आपका फिक्स्ड है इसे आप बोलते हैं, इस मीडियम का आप बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो उम्मीद आपको ये स्टेशनरी फेज के बारे में कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो ये स्टेशनरी फेज हो गया।
अब हम बात करते हैं अपने मोबाइल फेस के बारे में। तो मोबाइल फेस क्या होता है? एक्ट एज ए कैरियर। जो मोबाइल फेस होता है आपका एक एक्ट एज ए कैरियर वर्क करता है, प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन कैरीज द सॉलिड ओवर द स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो चलिए इसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फेस क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इस फिगर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे सबसे डाउनवर्ड आपने सॉल्वेंट ले रखा था एंड यहाँ पे आपने पेपर ले रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे इस पेपर को इसके अंदर में डालेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है ये इस तरीके से ऊपर मूव करने लगेगा। ओके, मूव करने लगेगा पेपर, क्योंकि एब्जॉर्व करेगा इस जगह पे जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है पेपर, उसको एब्जॉर्व करके ऊपर की ओर वो मूव करने लगेगा। अब जैसे ही मूव करेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इंक जो है इस सॉल्वेंट से जो मिक्स कर जाएगा एंड जैसे ही मिक्स कर जाएगा तो ये जो आपका इंक है एंड ये जो आपका सॉल्वेंट है दोनों आपस में मिक्स कर जाएंगे एंड मिक्स करके साथ में इस तरीके से जो है ऊपर मूव करने लगेंगे। तो ये जो मिक्स होने के बाद ये जो इंक स्पॉट एंड ये जो सॉल्वेंट है ये आपस में मिक्स होने के बाद जो ये फॉर्म करते हैं, जो कि मूवमेंट होता है जिसमें, उसे ही आप बोलते हैं मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज यहाँ पे नॉट ओनली सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज आपका है जो आपका सॉल्वेंट था एंड जो यहाँ पे आपने इंक है, इंक की जगह में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इंक का क्या एग्जांपल लिया हूँ। तो ये दोनों जो है आपस में जब यहाँ पे मूव करते हैं मिक्स करके तो इसे ही आप बोलते हैं मोबाइल फेज। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि मोबाइल फेज किसे कहते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ इस कॉलम के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहले आपने यहाँ पे स्टेशनरी फेज लिया था जो कि आपका मूव नहीं कर रहा था एंड उसमें आपने एक सैंपल लोड किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे आप इस मोबाइल फेज पुट करेंगे, सॉरी जब आप सॉल्वेंट पुट करेंगे तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस जो लोडेड सैंपल है उसके साथ मिक्स कर जाएगा एंड मिक्स करके एक यहाँ पे एक मूवमेंट वाला एक लिक्विड प्रोवाइड कर देगा जो कि आपका इस कॉलम के अलॉन्ग जो है मूव करेगा। ठीक है, अब दोनों जो है आपका जो सैंपल लोडेड है एंड जो आपका सॉल्वेंट था वो लोड होकर जब ये मूव करेगा तो उसे ही आप बोलेंगे इस केस के लिए मोबाइल फेज। तो उम्मीद है ये बात आपको स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में डिफरेंस समझ आई होगी। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई। अब कुछ एक और बेसिक टर्म है जिस चीज़ बारे में हम आगे चल के बात करने वाले, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये बात करने वाले हम पोलर एंड नॉन पोलर इंट्रैक्शन के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जो नॉन पोलर है, ठीक है, जो आपका नॉन पोलर है वो इंट्रैक्शन किसके साथ दिखाता है? नॉन पोलर के साथ में। ओके, एंड जो आपका पोलर होता है वो पोलर के साथ इंट्रैक्शन दिखाता है। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा बिकॉज ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ओके, यानी जो पोलर है पोलर साथ में अच्छा बॉन्डिंग करेगा एंड उसे वो पकड़ के रखता है, इसीलिए वो इंट्रैक्शन ज़्यादा दिखाता है। लेकिन नॉन पोलर जो है नॉन पोलर के साथ में ही कहता है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, जो पोलर होता है, ठीक है, जो पोलर होता है वो नॉन पोलर के साथ में अच्छा इंट्रैक्शन नहीं देता है, यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन होता है। ये तीनों बात आप जो है नोट कर रखिए क्योंकि आगे चल के मैं इसका बहुत यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में कि क्या क्या थ्योरीज है इसके रिगार्डिंग। अगर हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ थ्योरीज आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी आता है हमारा प्लेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी क्या कहता है, इसको दिया हुआ था, किन्होंने दिया था? मार्टिन एंड सिंज ने इस थ्योरी को दिया था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो HETP जो है इज इक्वल टू L/N के इक्वल होता है। जो HETP होता है वो L/N के इक्वल होता है। और जो HETP वो होता क्या है? हाई इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स। जो HETP होता है वो आपका हाई इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स उसे बोलते हैं। यानी जो हाई इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो इनसे रिगार्डिंग जो है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ें थी HETP। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं L क्या है। जब मैं L कह रहा हूँ इस जगह पे वो क्या है, तो ये आपका लेंथ ऑफ द कॉलम और प्लेट है। क्या है? लेंथ ऑफ द कॉलम और आपका यहाँ पे प्लेट है। एंड दूसरा क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। जो N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो N जो होता है इसे आप स्मॉल n से भी शो कर सकते हैं। एंड जो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 16TR/W, जो कि एवरी ईयर आपको BHU के एग्जामिनेशन में जहाँ पर क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपका ये नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स का आपका यहाँ पे ये आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी।
एंड हम बात करते हैं अपनी सेकेंड थ्योरी, जो है हमारा रेट थ्योरी। रेट थ्योरी क्या कहता है, जो HETP है वो इक्वल्स क्या होता है, A+B/μ प्लस C म्यू के इक्वल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H क्या अभी मैंने बोला, हाई इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स, ये होता है। एंड जो हमारा ए होता है, ए क्या होता है, ए बोलते हैं हम एडी डिफ्यूजन, और इसे आप बोलते हैं मल्टीपाथ इफेक्ट। ठीक है, मल्टीपाथ इफेक्ट। तो इस चीज़ के बारे में अभी हम आगे चल के और चीज़ देखेंगे, बट यहाँ पे ये इसके बारे में है। एंड बी क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन को बोलते हैं। बी होता है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। ये क्या होता है, ठीक है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए सी होता है मास ट्रांसफर रेट, एंड यहाँ होता है म्यू फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेस को यहाँ पे शो करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एडी डिफ्यूजन के बारे में। चलिए, तो देखिए अब हम बात करें एडी डिफ्यूजन कारण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपने इक्वेशन देखा, HETP इज इक्वल टू क्या होता है, A+B/μ प्लस C म्यू। अभी आपने जस्ट ये इक्वेशन देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। जस्ट लाइक आप मान लीजिए ये हमारे 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं A, B, C, एंड ये तीनों जो है आप पे कुछ भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पाथ यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे रॉक्स टाइप का कुछ रख दिया, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट करके यहाँ तक इसे पहुँचना है। तो मान लीजिए इस तरीके से कुछ भी, इस तरीके से जो पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप यहाँ देखेंगे जो ग्रीन पाथ आपको दिया हुआ है, ये पाथ ये फॉलो कर रहा है। एंड जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो आपका सीधा पाथ इस तरीके से फॉलो कर रहा है, सीधा निकल गया। एंड थर्ड मॉलिक्यूल जो है आपको यहाँ पे ये फिर से जो उल्टा फुल्टा इस तरीके से मूव कर गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो थर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो थर्ड था वो बहुत लॉन्ग पाथ लिया था। यहाँ पे आप ग्रीन रेड को देखेंगे तो बहुत लॉन्ग रेट लिया था, डिस्टेंस लिया था। एंड जो सेकेंड था वो सीधा निकल गया, एंड जो फर्स्ट था वो थोड़ा ज़्यादा मूव करके निकल गया। यानी यहाँ पे जो डिफ्यूज़न हो रहा है, ये जो प्रोसेस है आपका डिफ्यूज़न है। तो यहाँ पे जो आपका डिफ्यूज़न हो रहा है, तो ये तीनों जो है डिफरेंट पाथ ले रहे हैं। बट अगर हम बात करेंगे इस जगह पे, अगर आप किसी गैस को किसी जगह से मूव कराएंगे तो वो चाहेगा कि वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, यानी पाथ बी फॉलो करने की कोशिश करेगा। वो कभी भी इस चीज़ में नहीं उलझेगा जो आपका डिफ्यूज़न इस जगह पे केस है। इसीलिए जो है जब आप जो आपका HETP का जब इक्वेशन लिखते हैं, रेट वाला जो अभी हमने पढ़ा, उसमें जो है फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज गैस जो है डिफ्यूज़न के लिए यहाँ पे जो है आप ए को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या हो जाएगा आपका, HETP इज इक्वल टू B/μ प्लस C म्यू। अरे ए जो होता है आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। टोटल फॉर्मूला था A+B/μ प्लस C म्यू था, तो यहाँ पे ए को जो है हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड इसीलिए HETP फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा आपका B/μ प्लस C म्यू। इससे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप नोट करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, बी है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, जो हमने अभी यहाँ पे बात किया। तो इस केस में क्या होता है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है उसके लिए जो बी होता है वो नेग्लिजिबल होता है। यानी जो फॉर्मूला जो हमने लिखा A+B/μ प्लस C म्यू, उसके लिए जो बी होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज कॉलम में जो होता है इस तरीके से आपने देखा, अभी हम आगे बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर भी। यहाँ पे देखिए जो कॉलम है, कॉलम देखिए एक फिक्स्ड लेंथ का आपका यहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो आपका डिफ्यूज़न या जो भी चीज़ आपको यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूज़न, वो आपका एक फिक्स्ड डिस्टेंस में ही इस जगह पे आपका होता है। इसीलिए जो है इस केस में हम यहाँ पे बी को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड इस जगह पे हम लिखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए लिखते हैं HETP इक्वल टू A+C म्यू, एंड बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड तीसरा क्या है आपका मास ट्रांसफर रेट। तो यहाँ पे मैं बता दूँ हाई फ्लो रेट होगा, उसके लिए हाई मास ट्रांसफर रेट होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये रेट आपको पता चल गए होंगे, एंड ये यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कुछ RF वैल्यू के ऊपर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं RF यानी रिटार्डेशन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपका एक आगे चल के आपको पता चलेगा, इसे बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। कहते हैं पेपर, इसे बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसे कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट मैंने आपको सबसे पहला ही एग्जाम्पल दिया था कि मैंने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया था, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है मैंने कुछ स्पोर्ट्स किया था। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो कुछ स्पोर्ट्स इस तरीके से कर दिया हूँ, ओके, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स मैंने कर दिया है। अब क्या हुआ, सॉल्वेंट धीरे धीरे पेपर में एब्जॉर्ब होगा, एंड एब्जॉर्ब होने के बाद में जो सोल्यूट है यहाँ पे जो हमने लिया है उस पर मिक्स हो जाएगा, एंड मिक्स होने के बाद में क्या होगा,
ये दोनों मिक्स होकर जो है आपका मोबाइल फेस की तरह इस तरीके से मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारा मूवमेंट आपको दिखाया गया है कि 1 2 3 सब चीज़ के लिए जो है आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखाया गया है। एंड एक केस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट जो है इस पेपर में जो है आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। ये सॉल्वेंट जो आपका यहाँ तक पहुँच गया है एंड जो आपके जो सॉल्यूट्स है जिसको आपको सेपरेट करना था वो आप देखेंगे आपका यही आसपास पे रह गया है, ओके, यहीं तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पता चला, यहाँ पे चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूट था ये यहीं तक पहुँचा, जो हमारा स्पोर्ट था यहाँ पे हमने स्पोर्ट किया था, यहाँ पे हमने स्पोर्ट किया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने स्पोर्ट किया था, ओके, यहाँ से हमारा ऊपर मूव किया एंड जो ये जो मूव किया यहाँ तक, यहीं तक मूव किया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस जो सोल्यूट ट्रेवल किया है जस्ट ओनली, इसे बोलते हैं सोल्यूट फ्रंट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट फ्रंट। एंड नेक्स्ट केस में क्या है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट देखिए आपका यहाँ तक मूव किया है, तो इस जगह तक जो मूव करता है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट। तो इस जगह पे जो आर एफ की वैल्यू की बात करें हम, तो इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट फ्रंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, उसे ही हम बोलते हैं आर एफ वैल्यू। क्या मैंने बोला? डिस्टेंस जो ट्रेवल किया सोल्यूट ने एंड डिस्टेंस जो ट्रेवल किया सॉल्वेंट ने, उसे ही हम बोलते हैं आर एफ वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट फ्रंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, उसे ही हम बोलते हैं आर एफ वैल्यू। तो उम्मीद है आपको ये आर एफ वैल्यू समझ आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो आर एफ वैल्यू है ऑलवेज जो होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, कभी भी आर एफ वैल्यू जो है मोर देन 1 नहीं हो सकता है। इट इज़ बिकॉज, चलिए इसे हम यहाँ पे समझते हैं ऐसा क्यों। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है ऑलवेज हायर मूव करता है, सॉल्वेंट जो है ऑलवेज हायर मूव करता है एंड जो सॉल्यूट होते हैं वो ऑलवेज डाउनवर्ड होते हैं। तो आपको पता है आर एफ जो मैंने बोला सोल्यूट बाय सॉल्वेंट इस तरह से बोल सकते हैं, सोल्यूट बाय सॉल्वेंट या इस तरीके से बोल सकते हैं, जो सॉल्वेंट जो मूव किया। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए जो है ऑलवेज ये मोर होगा एंड जो सॉल्यूट के लिए होगा ऑलवेज लेस होगा। सो दैट जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मूव करेगा, इसलिए आर एफ वैल्यू जो इस केस के लिए ऑलवेज आपका लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। एक केस में जो ये सॉल्यूट पार्टिकल से आपके यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर तो आपके ये कभी नहीं जा सकते हैं। ये बात आप याद रख लीजिए, ओके, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने आर एक्स वैल्यू के ऊपर में। तो आर एक्स वैल्यू सिंपली क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैंपल एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टैंडर्ड, इससे हम बोलते हैं आर एक्स वैल्यू। एंड आर एम जो आर एक्स वैल्यू होता है वो आइडियल के लिए 1 होता है, ओके। आर एक्स वैल्यू जो आइडियल्स के लिए होता है वो 1 होता है। एंड अब बात करते हैं आर एम वैल्यू के बारे में। तो ये क्या करता है? कोरिलेशन बिटवीन मोबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में ये बताता है। एंड इसे आप लिखते हैं आर एम वैल्यू इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 बाय आर एफ माइनस 1 सी से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़। अब वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। देखिए क्रोमेटोग्राफिक 2 तरीके की हो सकती है। फर्स्टली मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया था। एक में मैंने इस तरीके से एक पेपर लिया था एंड एक में मैंने इस तरीके से जो है कॉलम वाला आपको दिखाया था, ठीक है, ठीक है। तो जब जो आपका पेपर वाला हो गया उसे आप प्लेनर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्लेनर बोलते हैं, जो आपके पेपर के ऊपर में होता है। या फिर पेपर के अलावा भी अगर आप वहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे ग्लास भी ले सकते हैं एंड सर्टेन अदर चीज़ें ले सकते हैं जिनको जो आगे क्लास में हम देखेंगे। बट यहाँ पे ये आपका प्लेनर हो गया, और जिसे आप 2D क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। बिकॉज देखिए आप यहाँ पे पेज यूज़ कर रहे हैं या फिर ग्लास यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो आपका 2D प्लेट है, तो आप इसे बोल सकते हैं 2D क्रोमेटोग्राफी, इसे आप 2D क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं। एंड जो आपका नेक्स्ट होता है वो कॉलम, जिसमें आपने इस तरीके से कॉलम में किया था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चलिए इस चीज़ में हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक पेपर आपने इस तरीके से ले लिया है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आपने एक पेपर यहाँ पे ले रखा है, ओके। अब यहाँ पे क्या किया आपने कि यहाँ पे देखिए आपने जो है यहाँ पे सॉल्यूट लगा कर रखा है एंड जो सॉल्वेंट आपका मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये सॉल्वेंट है, इस पेपर के अलोंग कितना डिस्टेंस भी मूव कर सकता है। पहली बात, डिस्टेंस यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है, ओके। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस से कितना भी मूव कर सकता है। यहाँ पे जो है इस चीज़ को देखने के लिए हम एक टाइम लिमिट बांधते हैं, एक टाइम लिमिट बांधते हैं, जस्ट लाइक कि 1 आवर में ये कितना ऊपर तक मूव किया है, ठीक है। यानी ये जो हम बोल सकते हैं ये आपका जो है टाइम डिपेंडेंट है।
ये आपका टाइम डिपेंडेंट है, यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर टाइम जो है आपका फिक्स है लेकिन डिस्टेंस जो है आपका फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ से हमें क्या समझ आया कि जो प्लेनर होता है यानी 2D जो होता है उसमें जो होता है आपका फिक्स्ड टाइम होता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है आपका फिक्स्ड नहीं होता है, बिकॉज जो पेपर होता है उसमें आप कितना ऊपर तक भी मूव कर सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं तक मूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका मेज़र यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस करते हैं कि कितना इस टाइम पे मूव किया। ओके, तो इसके टाइप्स क्या क्या होता है, ये होता है आपका पेपर होता है, TLC होता है, एंड यहाँ पे आपका होता है इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी भी आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी। ओके, इसे आप नोट कर ले, ये आपका इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी भी इस केस में आता है। एंड दूसरा केस हमारा कॉलम। कॉलम में क्या होता है, देखिए कॉलम को समझिएगा ध्यान से, इस तरीके से हमें कॉलम दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ तक आपने स्टेशनरी फेज फिल कर दिया था, जस्ट अभी मैंने बताया था इसका एग्जांपल। एंड यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अपने सॉल्यूट को फिल कर दिया है, एंड उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट डाल दिया। अब ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट मिक्स करके जो है आपके मोबाइल फेस की तरह ऐड करते थे, एंड यहाँ पे इल्यूट होते थे, यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ पे जो है आपका इल्यूट होता था। तो इस केस में आपने क्या देखा कि जो आपका डिस्टेंस है वो तो सेम था, डिस्टेंस जो था फिक्स था कि इतने ही डिस्टेंस से मूव करना है। इस केस में जो टाइम कितना लगा उस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ से जो इल्यूट होने में कितना टाइम लगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉलम होता है उसके लिए जो है आपका फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, हम इसमें टाइम मेजर्ड करते हैं। एंड ये जो कॉलम्स के जो टाइप्स होते हैं वो आपके ऑल क्रोमेटोग्राफी, ऑल जो एक्सेप्ट पेपर एंड TLC को एक्सेप्ट करके जो है इसे हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं, अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रोमेटोग्राम फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो इसके लिए जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया था n = 16 TR/W होल स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी मेथड्स इंक्लूड। जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होते हैं वो कौन कौन से मेथड इंक्लूड करते हैं। जस्ट अभी मैंने बताया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी इसे आप बोलते हैं TLC, जस्ट मैंने बोला था। एंड मैंने बोला था जस्ट अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी, जस्ट मैंने अभी यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे TLC एंड पेपर, यहाँ पे देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी दे रखे थे। एंड तीसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी, वो भी बताया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, विच वन द फॉलोइंग इज द 2D क्रोमेटोग्राफी। 2D को ही हम बोलते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। एंड यहाँ पे देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, HPLC भी नहीं देखा, आयोनिक भी नहीं देखा, आयन एक्सचेंज भी नहीं देखा। यहाँ पे जस्ट मैंने अभी आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी बताया, जो कि प्लेनर ये आपका 2D क्रोमेटोग्राफी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 2D क्रोमेटोग्राफी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अभी जस्ट हमने बोला गैस क्रोमेटोग्राफी। एंड यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। कौन सा यहाँ पे प्लेनर यानी 2D क्रोमेटोग्राफी नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे देखिए हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस नहीं भी पता है तो यहाँ पे देखिए थिन लेयर जो है आपका एक 2D क्रोमेटोग्राफी यानी प्लेनर है। एंड यहाँ पे पेपर भी जो मैंने बोला कि पेपर भी जो है आपका एक 2D क्रोमेटोग्राफी यानी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। एंड इलेक्ट्रो भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, यानी ऑप्शन ए जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपका 2D क्रोमेटोग्राफी नहीं है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा से जरूर कमेंट करना, बिकॉज आगे ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिल सके एंड आगे के लेक्चर्स भी मैं आप सभी के लिए ला सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।